नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम 30 अगस्त 2016 का पेपर करेंगे जो कि दोपहर के 1:15 बजे हुआ था। इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और थोड़ा फास्ट करूंगा। पिछला वीडियो लगभग 45 से 50 मिनट के आसपास का बन गया था। ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा क्यू मैथ साइट से, ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी कर सके मैथ्स के अलावा। ठीक है। चलिए मैथ्स पर आते हैं। और क्यू मैथ साइट से आप बाकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सीजीएल के और सीएचएस दोनों के 216 का पेपर पड़े होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 36 मैन टूगेदर कैन बिल्ड अ वॉल 140 मीटर लॉन्ग इन 21 डेज। तो ये 35 मैन है, ठीक है, 40 मीटर मीटर लॉन्ग वॉल बना रहे हैं 21 दिन के अंदर। द नंबर ऑफ मैन वर्किंग एट द सेम रेट, ठीक है, एफिशिएंसी सेम है इन मैन की, जो भी लोग आएंगे, एक रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 14 डेज। ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ भी टाइम दे रखा है, T1 मान लो, T2 मान लो। ठीक है। यहाँ पे लोग दे रखे में से एफिशिएंसी हो गई एफिशिएंसी 1, और हम एफिशिएंसी 2 एक्स मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी 2 के बराबर ही होगी। और हमारा वर्क 140 मीटर कॉमन है, सेम वॉल है। ठीक है। तो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है। दोनों के लिए कॉमन है, तो मीन्स अगर 36 लोग मिलके जो 21 दिन में काम कर सकते हैं, तो एक्स लोग मिलके, एक्स माना है, उसे 14 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक्स कितना होगा, सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 18, तो हो गया एक्स इक्वल टू 54। अगर 54 लोग मिलकर काम करेंगे, 14 दिन के अंदर वो काम खत्म कर देंगे। ठीक है। ये है 54, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द पेरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ देयर एरिया भी इतना एंड इतना, देन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो अगर पेरीमीटर बराबर है स्क्वायर रेक्टेंगल का, और स्क्वायर का अगर ए दे रखा है, रेक्टेंगल का बी दे रखा है, तो ऑलवेज ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एक प्रॉपर्टी है ये। ऐसा क्यों? ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज को अगर बराबर बराबर पार्ट में बांट दो, उसके स्क्वायर करो, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है। मान लो 16 मान लिया, ठीक है, 16 को मान लो दो पार्ट में बांट दिया, 8 और 8। ठीक है। तो 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है। पर अगर इसी 16 को अगर आप 9 और 7 में डिवाइड करोगे, तो 9 सत्ते हो जाएगा 63। ठीक है, 9 सत्ते हो जाएगा 63, यहाँ पे 64, सॉरी 63, यहाँ पे 64 ग्रेटर देन 63। अगर बराबर भागों भागों में बांटते हो, तो हमेशा ज्यादा होता है। और जो स्क्वायर का जो साइड होते हैं, वो हमें चारों बराबर होते हैं। और रेक्टेंगल में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है कि नहीं? ये दोनों बराबर हुए और ये दोनों छोटे हो गए। मीन्स इसका जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा। चाहे फॉर एग्जाम्पल ले कर लो, इसमें आप 16 को दो पार्ट में बांटा है, इसको 4 पार्ट में बांट देता हूँ, तो ये हो गया 4 4 4 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। इसको 4 पार्ट में बांटने के इस मानते हैं 5 5 10, और 3 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बी हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। 16 इज ग्रेटर देन 15, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ओके। आप तो और भी एग्जाम्पल देते हो, 5 की आप 6 ले लो, यहाँ पे 6 दूनी 12, और तो ये 2 2 जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन लेस देन 16, फिर से सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ए मैन बाउट a watch for 10% discount. If he had bought for 20% discount, he would have got the watch for इतना परसेंट लेस। द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच, देखो 10% डिस्काउंट पहले है, 20% डिस्काउंट ले रहा है, तो 125 का फायदा हो रहा है। ठीक है। मीन्स 10% ऑफ एमपी। ठीक है। 10% कैसा है, कुछ लोग मुझसे पूछ देंगे अभी, तो 20 माइनस 10% ऑफ एमपी, ये 125। ठीक है। मीन्स 10% ऑफ एमपी 125, मीन्स 100% ऑफ एमपी जाएगा 1250 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा क्वेश्चन कैसे है, हाँ, ये भी बेसिक के ऊपर ही है। ठीक है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ, ठीक है, पहले हमें जो ये गिवन है इसका इनवर्स इनवर्स रेशियो निकालना है, फिर निकालना कंपाउंड रेशियो। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है,
एक्स, आई थिंक मैं जरा यहाँ लिख लेता हूँ, हमें गिवन है एक्स अपॉन वाई जेड और गिवन है वाई अपॉन जेड एक्स और जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अगर आप तीनों के इनवर्स रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स और जेड एक्स अपॉन वाई और एक्स वाई अपॉन जेड। ठीक है, इनवर्स रेशियो में इसका उल्टा कर देना है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो होगा इन तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो होता है, इंडिविजुअल को मैंने इन्वर्स कर दिया इंडिविजुअल के हिसाब से, पर कंपाउंड रेशियो में तीनों एक तीसरे एक दूसरे को बोल रहा हूँ, तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वाई जेड अपॉन एक्स इंटू जेड एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स वाई अपॉन जेड, तो हो जाएगा एक्स से एक्स गया, जेड से जेड गया और वाई से वाई गया, तो आ गया एक्स वाई जेड अपॉन 1। तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, और मैं एक बार कहूँगा मेरे नोट जरूर देख लीजिएगा। मेरे नोट्स में मैंने बेसिक्स तो कंप्लीट लगभग करे ही करे हैं। ठीक है, तो नोट जरूर देखिएगा। ठीक है, जो मैंने सीजीएल मेंस के वक्त बनाए थे 2016 के, 2016 के लिए सीजीएल मेंस के लिए बनाए थे, तो वो आपको बहुत प्रॉफिट कर सकता है। और मैं भी अपने नोट्स को अपने रिवीजन के लिए पढ़ लेता हूँ। ठीक है, 167 पेजेस के अंदर और लगभग 60 MB के आसपास की पीडीएफ है। ठीक है, लिंक में डाल दूंगा, आप देख वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्चुअली बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल प्री के लिए। अगर आपको बेसिक्स पता हो और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप 10 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाय सेलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर इतना ए मेन गेन्स 4%। एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर इतने बेचता है तो लॉस कितना हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? एक को 4% ऑफ सीपी, 4% प्रॉफिट हुआ है ना, देखो 4% ऑफ सीपी इक्वल टू 1040। ठीक है, मीन्स अगर 104% सीपी है तो सीपी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, सीपी 1000 हो गया, बेच दिया 950 में, तो घाटा हो गया 50 का। तो घाटा 50 का हुआ, तो लॉस कितना हुआ? 50 भागा 1000 इंटू 100, इतने परसेंट का घाटा हुआ। तो सॉल्व कर दो इसे, ये हो जाएगा 5% का घाटा। ठीक है, तो हमें घाटा हो गया 5% का। नेक्स्ट करते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, मुझे आपको समझ आ ही गया होगा। हाँ, लिखने की जगह कहाँ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the percentage of increase in the area of the square when each of its side is increased by 10%? ठीक है, मान लो स्क्वायर का मैं दो साइड स्क्वायर है हमारा, ये है 10 10 10 10। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, मान लिया हमने। अब इसका साइड इंक्रीज हुआ 10%, तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड की वैल्यू हो जाएगी 11 11 11 11। तो पहले एरिया कितना है? 10 गुणा 100 है हमारा एरिया। अब एरिया कितना हो गया? 121। कितना परसेंट का फायदा हो गया हमें? 21% का। तो आंसर हो गया हमारा 21। ठीक है, फोर्थ हमारा आंसर हो गया 21। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया यहाँ पे है, एरिया यहाँ पे ए है साइड। ठीक है, ये एरिया है और ये साइड का स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस ए इंटू ए अपॉन 100। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बोल रहा हूँ, जो भी होगा कि इंक्रीज डिक्रीज जो होगा वो ए प्लस ए इंटू ए 100 का मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 100/100 इक्वल टू 21। ठीक है, ओके। ये जो फॉर्मूला सब जगह लग सकता है। जैसे अगर आपके पास सर्कल दे रखा हो, सर्कल होता है 2, सर्कल की जगह पे मैं लेता हूँ कुछ और, क्योंकि पाई स्क्वायर मान लो हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो ब्रेड होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होगा एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इस बार हम किसका, इस बार लेते हैं हम एग्जाम्पल सिलेंडर का। सिलेंडर का जो बेस एरिया होता है, बेस नहीं, जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का मान लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो 2πr/h होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू एच। ठीक है, देखिए सेम सेम फॉर्मूला जैसे हैं ये।
2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मीन्स अगर आर में कुछ किसी परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज और एच में किसी परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज हो, तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज होगा आर प्लस एच प्लस आर एच अपॉन 100, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ गया होगा ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब है एवरी संडे जिन जॉग्स 3 माइल्स, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक ईच डे ही जॉग्स 1 माइल मोर देन प्रीवियस डेज। हाउ मेनी माइल्स जिन जॉग्स 2 वीक्स, ठीक है। एक वीक का निकालना होगा मैं, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। संडे में 3, मंडे में 4, या तो ऐसे करते हो ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7 5 12 6 18 7 25 8 33 9 42, एक हफ्ते का 42, 2 हफ्ते का 42 दूनी 2 84, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एपी बन गई है, इसमें की फर्स्ट वैल्यू 3 है, ठीक है। लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 3 है, A1 मान लेते हैं। लास्ट वैल्यू AN इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 7 है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टर्म इंटू A1 प्लस AN अपॉन 2, मीन्स n कितना हुआ? 7 इंटू 12/2 मीन्स 42, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा हमारा 84, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एबी का फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो सम इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। आप इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डी की वैल्यू है वो है 1, क्योंकि सबका डिफरेंस 1 का है, तो डी इक्वल टू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब करना है क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो गिवन है पी क्यू माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट के अंदर पी प्लस का क्यू के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं, मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज है, तो एक प्रॉपर्टी है पी क्यू माइनस क्यू क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, अब इक्वल टू जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पी माइनस क्यू, जो मैंने ये लिखा है प्रॉपर्टी वाली पूरी वैसे लिख रहे हैं, पी माइनस क्यू, ये हो गया। इसे खोलने के बाद यहाँ पे मैंने प्लस 2 क्यू पी क्यू में लिखना भूल गया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ठीक है। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर खोला है मैंने यहाँ पे, ओके। तो ये पी माइनस क्यू और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू 2 - एक्स, ठीक है। तो ये पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा, फिर ये पूरा बचेगा। पूरा बचने में देख सकते हो कि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काट सकते हो, अब क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट सकते हो, फिर ये बचेगा, ठीक है। तो अब पी क्यू से पी क्यू भी काट सकते हो, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2 - एक्स, जो मैंने काटा है इसको आप अलग अलग लाइन में करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2 - एक्स, तो एक्स इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आपको प्री के लिए बेसिक्स का बहुत ध्यान रखना है, बेसिक्स जरूर याद करिए, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ठीक है। ये सब याद करिएगा और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके 50 में से 50 कोई नहीं रोक पाएगा फिर, ठीक है। और 45 प्लस तो पक्के ही लगभग मान लो। क्वेश्चन 50 मैंने सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को, ठीक है। कर लेते हैं। 1 - 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 - रूट 2, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 - रूट 2 अपॉन, ठीक है, अपॉन 1 - 2, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इसको चेंज कर देता हूँ, मुझे जरा प्लस में ऐसे दिक्कत हो रही है, तो प्लस वाला टर्म इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये 1 - रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 + रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इजी पड़ जाएगा,
तो 1 प्लस, ठीक है, 1 + √2 ब्रैकेट में, तो 1 - 2 जाएगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर के दोनों के, ठीक है, तो 1 - 2 जाएगा, तो जाएगा 1 + √2 माइनस 1 + √2, ठीक है, माइनस लगा है तो इजीली देख लोगे, माइनस ब्रैकेट में 1 - √2 तो खुल जाएगा, तो -1 + √2, सॉल्व करते हैं इसे, 1 से माइनस में काट लेते हैं, तो हो गया 1 + 2√2, ठीक है, 1 + 2√2 अपॉन -1, तो ये आंसर हो गया 1 - 2√2, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है a rectangle with one side of length 4 centimeter is squared in a circle of diameter 5 centimeter. Find the area of rectangle. ठीक है, करते हैं, ये सर्कल है और ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में एक साइड हमारा 4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो डायमीटर है वो लेंथ का क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, ठीक है, जो डायमीटर है वही डायगोनल है, क्योंकि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, ये हो गया डायमीटर जो डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, ओके, तो डायमीटर हमारा 5 है, तो इसे 5 लिख लो, और एक लाइन 4 है तो 4 लिख लो, तो उस लाइन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, मीन्स क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपल अगर आपको याद होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 की 12 एरिया एरिया हो जाएगा, ठीक है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके। नेक्स्ट करते हैं, इसलिए कह रहा था हमें कि 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा अपने बेसिक्स का, ठीक। अब कह रहे हैं एबीसीडी साइक्लिक ट्रेपेजियम में एडी पैरेलल बीसी है, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा उसका, सर्कल का, ठीक है, ये एडी हो गया और ये बीसी हो गया, ठीक है, दोनों पैरेलल हो गए, एडी पैरेलल बीसी, ठीक है, और जो साइक्लिक ट्रेपेजियम जो होता है उसमें ये होता है कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर है, ठीक है, दूसरी चीज होती है क्यों, अब ये क्यों का जवाब ये है क्योंकि ये एडी पैरेलल बीसी होता है, ठीक है, एडी पैरेलल बीसी है, ठीक, तो ये दोनों है, और दूसरी चीज है कि जो ए बी इक्वल टू डी सी होता है साथ में, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दूसरी चीज ये है कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, तीसरी चीज है कि ए और बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक, तो एंगल ए 105 है, अगर 180 डिग्री होता है 75 होगा, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये 105 तो ये भी 105 होगा, ठीक है, तो आंसर देख लो, बी 75 हो गया, तो ये वाला बी 75 है, ये गलत है, ये 75 है और ये गलत है, ठीक है, सी 75 है, तो ये सही है, ये पूरा गलत काट देते हैं, ठीक है, तो सी ये भी गलत है, तो आंसर हो गया हमारा बी 75, सी 75, डी वो 105, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, मुझे आपको समझ आ गया होगा। जो भी साइक्लिक ट्रैप जब भी साइक्लिक ट्रैपेजम बनाओगे तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो ए बी इक्वल टू डी सी होगा, ठीक है, ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, ठीक है, जिसमें दो साइड बराबर होंगे, नॉन पैरेलल साइड बराबर होगा, ठीक है, और ऐसे करके ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक, और ये दोनों जो एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट है 62, इफ sec 15 थीटा इक्वल टू cosec 15 थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है, तो ये हो गया sec 15 थीटा इक्वल टू cosec 15 थीटा, ठीक है, मीन्स sec 15 थीटा इक्वल टू, मैं आपको बताऊँ अगर अगर दोनों बराबर हो ना तो इसका मतलब सिंपल है कि 15 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर तभी होता है जब तुम्हारा एंगल 45 डिग्री बराबर हो, तो थीटा इक्वल टू 3 डिग्री आएगा, हालांकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, sec 15 थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस 15 थीटा, ठीक है, sec 90 माइनस 15 थीटा हो गया, तो sec हट जाएगा तो 15 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री
माइनस 15 थीटा मीन्स 30 थीटा। थीटा और जीरो में बहुत दिक्कत हो रही है। 30 थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू 3 डिग्री। उम्मीद है आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट छोड़ो राइटिंग मेन है, समझ आ रही होगी। तो आंसर हो गया 3 डिग्री। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने ये जो 40 वाले लिखा है ना, इसमें याद रखिएगा साइन कॉस अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, टेन कॉट अगर दोनों बराबर हो, या सेक कॉसेक दोनों बराबर हो। ठीक है, तो आंसर होगा जो जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, बराबर 45 डिग्री पे होगा। नेक्स्ट करते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 0.25 की पावर हाफ, y इक्वल टू 0.4 स्क्वायर, z इक्वल टू 0.216 क्यू आर 1/3 देन। ठीक है, उम्मीद है आपने पीडीएफ डाउन कर रखा होगा। सिंपली वैल्यू लिख रहा हूँ x की। तो x इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 चक 16 हो जाएगा मीन्स 0.16 हो जाएगा, और z इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। तो आप बता दो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे z, ठीक है, उससे छोटा दिख रहा है x, और छोटा दिख रहा है y। तो आंसर हो जाएगा z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। द एवरेज, अभी तक जितने मैंने पीडीएफ करे ना, मुझे लगभग ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि एवरेज किस टाइप से क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 23 रन। 11 लोगों ने 23 रन बना दिए एवरेज का। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेयर ने बनाए 113 रन, तो बाकी 10 का एवरेज बताओ। तो फर्स्ट प्लेयर ने कितने रन एक्स्ट्रा बनाया एवरेज से? उसने एक्स्ट्रा रन बनाए तो 13 माइनस 23, तो हो गया 90 रन एक्स्ट्रा बनाए। 90 रन एक्स्ट्रा बनाए। ठीक है, मैंने मानी, जो माने ये है कि रिमेनिंग प्लेयर से 90 रन, उसने 90 रन का टेंशन कम कर दिया, तो बाकी 90 रन कम बना सकते हैं सब मिलाकर। ठीक है, ये जो 10 लोग हैं, तो अगर 90 रन कम बना सकते हैं मीन्स हर एक प्लेयर 9 रन कम बना सकता है। मीन्स जो एवरेज हमारा 9 रन कम कर दो 23 में से, तो आंसर हो गया 14। ठीक है, तो आंसर हमारा 14 हो गया। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं हर एक पेपर में, जब जितने मैंने देखे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम। क्वेश्चन है इफ a is equal to by plus cz, b is equal to cz plus ax, c is equal to ax plus by, and the value of this is equal to। ये आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। इसको मैं बाद में करूँगा, और इस ऐसे क्वेश्चन मैं भी अटकता हूँ। ठीक है, आपको पहले ही बता दूँ। और क्योंकि मैं अभी से बाद में से करूँगा कि मैंने बिना प्रैक्टिस का ही मैं खुद करने आया हूँ पीडीएफ। ठीक है, तो बाद में करना भी सही रहेगा। अभी अटक के सही नहीं रहेगा, आखिर में अटक जाऊँगा तब भी सही है। कम से कम वीडियो तो ठीक ठाक बनेगी एंड तक। ठीक है, क्वेश्चन ये है इफ एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर टू 29, एक्स वाई इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 29, मैं सिंपल देख गया एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 2 होगा। लेकिन सॉल्व करता हूँ, और एक्स वाई इक्वल टू 10 है। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उल्टा लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था, कोई नहीं। तो ये 29 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में जो एक्स प्लस वाई करोगे इक्वल टू 7 हो जाएगी। वैसे एक्स माइनस वाई निकाल लो, 29 माइनस 20 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 3, तो आंसर हो गया 7/3। नेक्स्ट करते हैं। द रेशियो सर्कम रेडियस एंड रेडियस ऑफ इक्वल ट्रायंगल। इसका आप हमेशा आंसर याद रखिएगा, इसका 2:1 होगा। क्यों? मैं आपको पहले इक्वल ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल में जो 3 मीडियन होते हैं बराबर होते हैं ना, और जो क्या बोलते हैं उसे मीडियन है, वो 2:1 रेशियो में कटता है। मान लो ए है सर्कम रेडियस, इसे जी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। तो ए जी जी डी 2:1 रेशियो में कटता है। ठीक है, आपको पता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो ए जी है वही सर्कम रेडियस है,
ठीक है, जो ए जी है वही सर्कम रेडियस है और जो जी डी है वही इन रेडियस है कर्व ट्राइंगल में। तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इसी इसके आप सब समझ सकते हो सर्कम रेडियस इक्वल टू 2/3 इंटू हाइट और इन रेडियस इक्वल टू 1/3 इंटू हाइट। हाइट है हमारा ए डी। ठीक है, इतना याद रखिएगा तो आप कर लोगे। ये प्रॉपर्टीज ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इस सेंटर ओ, सी डी इज द chord of a circle, if angle BOC then ADC is ओके। तो डायग्राम में आ जाए पहले। ठीक है, तो हो गया हमारा ए बी, ये हमारा हो गया सेंटर ओ और सी डी कॉर्ड है बी ओ सी 120 डिग्री है, बी ओ सी 120 डिग्री। ठीक है, तो है सी यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो बी ओ सी 120 डिग्री है। सी कहाँ बना है, सी डी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सी डी हम बना लेते हैं ऐसे। तो हमें एंगल ए डी सी बताना है, हमें बताना है एंगल ए डी सी। तो अलग कर ले लेते हैं। ठीक है, ये सी मान लेते हैं, तो इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी इज डायमीटर विद सेंटर हो, सी डी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एफ एंगल ए एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी सी। तो हमें वाला एंगल बताना है। ओके, आंसर बताना है। से इसको जोड़ लेते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर बी ओ सी 120 डिग्री है, ठीक है, अगर बी ओ सी 120 डिग्री है तो इस पॉइंट को एक बना लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल सी डी भी कितना होगा, 120 डिग्री को इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल एंगल सी डी भी होना चाहिए 120 डिग्री। 120 डिग्री में से 90 हमें मिल चुका है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। डायग्राम बहुत मैंने डायग्राम जरूर बनाइएगा ज्योमेट्री में, तभी आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन है स्ट्रेट ट्री breaks due to storm and the broken parts have bent so that the top of the tree touches the ground making angle of the। ठीक है, एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट गया और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करता है। तो पेड़ के तल से उस बिंदु की दूरी बताओ। तो डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं। मुझे कभी कभी हिंदी पढ़ना भी अच्छा लगता है। मैं इंग्लिश में पढ़ा हुआ है मैथ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में मज़ेदार लगता है पढ़ना, तो मैंने पढ़ दिया। देखो, ये पेड़, पहले आपको बता दूं पेड़ क्या है। जो ए है, ये बी है और सी है। तो जो ए सी हाइट की एक पेड़ था, ए सी हाइट का हमारे पास एक पेड़ था, यहाँ से बी मान लेते हैं। ठीक है, तो वो पतझड़ की वजह टूट गया। ठीक है, और ये टूट के हो गया, बी यहाँ पे था। ठीक है, अब ये टूट गया तो बन गया ऐसा। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये टूट गया तो इस टाइप से आ गया नीचे, झुक गया। तो बी यहाँ पर टूट गया, यहाँ से पूरा टूट भी गया और यहाँ से टेढ़ा होकर यहाँ पे सी इसने मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा पेड़ ऐसा बन गया। ठीक, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, और इसमें कोई साइड बता रखी है हाइट, इधर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 मीटर है। ठीक है, अगर 10 मीटर है तो ना 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 ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड रुको। हाँ हाँ, तो हम क्या था, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट इज 10 मीटर, मीन्स ये वाली वैल्यू 10 मीटर है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 10 मीटर है। तो इस 60 डिग्री का ऑपोजिट में 10 मीटर है, 30 डिग्री का ऑपोजिट में कितना होगा 10/√3। अगर 10/√3 होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 20/√3। बस, अब हमारा आंसर आ जाएगा 20/√3 प्लस 10/√3, क्योंकि हमारी जो हाइट है ट्रिक की ए सी है। ए सी क्यों है, ए सी है मीन्स ए सी इक्वल टू ए बी प्लस
हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ये, ठीक है, इसी इक्वल टू, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 30/√3 इक्वल टू tan√3 हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप समझ आ गया होगा। और ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को मैंने अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाया है ये मैंने अप्लाई जरूर किया है, अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आया हो तो आपको बता दूँ, अगर 30 डिग्री हो और एक 60 डिग्री हो और 90 डिग्री है, 30 डिग्री का जो साइड का होगा वो 1 होगा, 60 का में √3 होगा, 90 का में 2 होगा। इस रेशियो में साइड बढ़ जाता है, ठीक है, 1√3 और 2 रेशियो में बढ़ जाता है साइड, ठीक है। अगर आप इसको रख के देखोगे तो आप समझ जाओगे, tan√3 tan और 20√3, ठीक है, जो साइड बटा है ये 1:2, 1:√3:2 में बटा है, ठीक है, 1:√3:2 में बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years 10% per annum is इतना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एट हाफ द परसेंटेज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ओके ओके ओके, तो जो ये क्वेश्चन है 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इतना हुआ है, तो मीन्स 2 साल का टोटल मीन्स 10 + 10 + 10 /10 टोटल इंटरेस्ट इतना पड़ा है हमें 21% 2 साल का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जो हमारा 21% है वो हुआ 525, हमें निकालना है 20% कितना, तो सॉल्व कर लो अब। 525, ठीक है, 21% का 20% कितना, ठीक है, तो इसको 21/20 जो इक्वल टू 525/x लिख लेते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं तो 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, तो x इक्वल टू 500 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यह उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो नीचे थोड़ा बता देता हूँ, जगह कम दिख रहा था मुझे, जगह तो कहीं दिख नहीं रहा, चलो ये सही है। देखो, अगर फर्स्ट ईयर में 10% अगर कंपाउंड टेस्ट पढ़ा है, ठीक है, तो वही मान लो हमारे पास 100% कोई प्रिंसिपल है, उसको 10% कंपाउंड टेस्ट मिला है, तो सेकेंड साल में जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा कंपाउंड टेस्ट का, फिर 110% बनेगा। 110% का इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका कितना इंटरेस्ट हुआ, 11%। 110 का 10% 11% हो जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 21%, ठीक है। अब इसको और एक एग्जाम्पल बता दूँ आपको। मान लो हमारे पास 10,000 रुपये के पैसे थे, उसमें से अगर 10% निकालोगे तो 1,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 11,000, ठीक। अब 11,000 का अगर 10% करोगे तो 1,100 हो जाएगा, टोटल 2,100, ठीक है, 2,100 के 10% के हिसाब से, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि हमारा 21% हो जाएगा हिसाब से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% अगर 2 साल के निकालोगे तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 21%। तो और एक सिंपल तरीका है जो आपको अभी शेयर कर देता हूँ, जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे 21 नहीं निकाल पाता तो मैं निकाल दिया, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं मान लेता हूँ हमेशा कि हमारा प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो CI 2 साल का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्यों, 100 का पहले एक साल बाद हो जाएगा 110, और 110 का हो जाएगा 100 का अगर करोगे अमाउंट 110 हो जाएगा, ठीक है। वही अमाउंट 110 का अगर अमाउंट करोगे तो 121 हो जाएगा दूसरे साल, ये फर्स्ट ईयर में अमाउंट हो जाएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें इंटरेस्ट हो गया 21 रुपये का मिल गया, ठीक है, CI हमारा 21 रुपये हो गया, ठीक है। अब अब आपको इतना बता दिया जाए, हमारा प्रिंसिपल 100 पे हमें 21 रुपये का CI मिलता है, ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल कितने पे 525 रुपये का CI मिलेगा, ठीक। तो इससे आप प्रिंसिपल निकाल लोगे, ठीक है, इससे आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा 21 दूनी 42, ठीक है, 105 21 पंचे, तुम्हारा प्रिंसिपल निकल जाएगा 2500, ठीक है। अगर अगर आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा तो ऐसा निकाल दोगे P × R × T/100, ठीक है। हमें P पता है 2500 और R पता है 10 और T पता है 2, तो ऐसा निकल जाएगा 500,
ठीक है, आपको अलग अलग तरीके बता दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा बताने में भी, मुझे आप समझ गए होंगे। If tan theta is equal to tan 30 degree and tan 60 degree and theta is an equal angle, then 2 theta is equal to tan 60 degree। ठीक है, tan theta is equal to tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये डॉट नहीं है, इंटू है। ठीक है, जो कि मैंने पहले प्लस पढ़ लिया था। ओके, अगर tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा आंसर। अब ग्राफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, ग्राफ देख लीजिए आप, मैंने अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली बाय। थर्ड वर्ल्ड देखिए कितना बढ़ रहा है, 26.6 से 36.2 मीन्स बढ़ रहा है, 9.6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकाल लीजिए, 9.6 अपॉन 26, एक सेकेंड, 6.6 इंटू 100 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, ये होगा 48, 133। ठीक है, तो हो गया 4800 बट्टा 133, 133 गुणा 3, या अप्रॉक्स 400 जाएगा। ठीक है, तो इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 400 गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, अब 12 से 36 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, मेरा आपको समझ आ गया होगा। द रेट इन चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना चेंज हो रहा है और किसमें लीस्ट हो रहा है। 16 में से इतना घटाव कितना बचा है? 1.4 का चेंज हो रहा है इसमें। इसमें 2 पॉइंट कुछ का चेंज हो रहा है, हमें लीस्ट देखना है ना, इसमें तो बहुत ही चेंज हो रहा है। ठीक है, 9 पॉइंट कुछ का, और इसमें चेंज हो रहा है 2 पॉइंट कुछ का, 2.4 का चेंज हो रहा है इसमें, और इसमें चेंज हो रहा है 1.8 का। सबसे कम किसमें दिख रहा है आपको? इसमें। तो आंसर आंसर हमारा ये वाला होना चाहिए जो पहला नंबर पर है, और ये क्या है? ये है वर्ल्ड, तो आंसर हमारे होना चाहिए वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विकसित देशों की तुलना में, डेवलप्ड नेशंस की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से निष्कर्ष करने पर, मतलब इन दोनों कंपेयर करो, डेवलप्ड नेशंस और यूएसए में, तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप? निकालिए कंक्लूजन। तो हम देख सकते हैं इसकी जो इन्फ्लेशन रेट है 2.4 बढ़ी, इसका भी 2.4 बढ़ी। तो मुझे सही बताऊं तो मुझे इन्फ्लेशन रेट होता क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, दिक्कत हो रही है मुझे कि यूएसए बेटर कंट्रोल इन्फ्लेशन में। अब 10.3 के मुकाबले तो लग रहा है कि डेवलपमेंट बढ़िया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर 2.2 2.4 दोनों बराबर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर भी है, सेम भी है। तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, करूँ तो करूँ क्या इस क्वेश्चन को, तो इसको क्वेश्चन छोड़ देता। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए, मुझे समझा दीजिएगा मुझे, तो मुझे भी फायदा हो जाएगा और बाकी लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैं जी के टाइप क्वेश्चन लगा पिछला वाला, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से, देन इन्फ्लेशन रेट 1987 में, इन्फ्लेशन रेट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड का है ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड जम्प अप्रोक्सीमेटली बाय। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? वर्ल्ड। ओके, तो 1987 में इसका 36.2 है, इसका 16 है। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा है, 20.62 बड़ा है। ठीक है, तो 20.2 अपॉन 16 निकालो कितना परसेंट होता है? 22 अपॉन 16 होता है 416, और ये 25। ठीक, इसको ऐसे डिवाइड नहीं करते, छोड़िए, सिंपली 16 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 16 कम 16, फर्स्ट मल्टीप्लाई करना आसान है। ठीक है,
16 कम 16 तो बचा 4 और 2, 4 और 2 बचेगा तो 16 दूनी 32, तो बच्चा वह एक जीरो और एक जीरो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 16 96 लगभग 126% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और हमारे 75 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो नंबर में फिर आपको शेयर करता हूँ, 8587962919 आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपसे कहना चाहूँगा 74 क्वेश्चन को मैं समझा दीजिएगा, मैं इसमें अटका हूँ। ठीक है, इसमें मेरे 48 मार्क्स ही आ पाते मैक्सिमम। ओके, तो आप इस नंबर में ऐड कर सकते हो, और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप में और भी मेंबर्स हैं जो कि आंसर दे देते हैं। ठीक है, और बस अभी अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।